जानवरों और इंसानों के बीच समझ कितना बड़ा अंतर लाती है। अगर यही अंतर खत्म हो जाए तो धरती रहने लायक नहीं रह जाएगी। फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ तो रियल लाइफ में नहीं हो रहा, पर इस चीज का सबक हमें प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवीज ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है, जो फ्रेंचाइजी दुनिया भर में फाइनेंशियली सक्सेसफुल रही है और लाखों लोगों को अपना फैन बना चुकी है, जिसमें हम और हमारे सब्सक्राइबर्स भी आते हैं। यही कारण है कि आप लोगों ने पिछले कम्युनिटी पोल में इस टॉपिक को वोट किया था। साथ ही साथ आप में से कईयों ने इस टॉपिक को सजेस्ट किया है। थैंक यू है आप सभी का इस टॉपिक को हमें सजेस्ट करने के लिए। ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स हमें सजेस्ट करते रहिए और हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहां पर आपको पता चलेगा कि पहली प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी ने किस कैटेगरी को ऑस्कर में इंक्लूड करवाया, क्यों नहीं बनी 2001 के प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट की सीक्वल, सीजर का रोल प्ले करने के लिए एंडी सर्कस किन किन रियल लाइफ चिंपैंजी से इंस्पायर्ड हुए थे, किस मोशन कैप्चर रिवॉल्यूशन को 2011 की राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स लेकर आई, और क्या कोई नई प्लैनेट ऑफ द एप्स की मूवी आएगी, ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं। तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी सीरीज लूजली बेस्ड है 1963 की फ्रेंच नॉवेल ला प्लेंटे des Singes पर। ऑब्वियसली मैं कोई फ्रेंच नहीं हूँ तो मुझसे प्रोनाउंसिएशन की उम्मीद मत रखिएगा। एनीहाउ इस कहानी को लिखा था पियर बोलेव ने, जो बेसिकली गुलिवर ट्रेवल्स की कहानी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे। 1968 में जब इसकी पहली मूवी आई थी तो उस समय बोलते हुए बंदरों पर मूवी बनाना किसी मजाक से कम नहीं था। यहाँ तक कि ये आइडिया इसके राइटर पियर बोलेव को भी बहुत फनी लगा था, लेकिन इसके प्रोड्यूसर आर्थर पी जेकब्स ने मेकअप आर्टिस्ट जॉन चेम्बर्स की मदद से 20th सेंचुरी फॉक्स के वाइस प्रेसिडेंट रिचर्ड जैनक के लिए बेहतरीन एप मेकअप के साथ एक टेस्ट फुटेज रिकॉर्ड किया, जिसमें उनका उस समय $5000 का खर्चा आया। और इसी फुटेज के दम पर रॉबर्ट जैनक ने इस मूवी को बनाने के लिए $5 मिलियन ग्रांट कर दिए और यहीं से शुरुआत हुई प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवीज की। 1968 के जमाने के हिसाब से प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी का मेकअप इतना ज्यादा शानदार था कि एकेडमी फॉर मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज खुद को रोक ही नहीं पाया इस मूवी को इसके मेकअप के लिए अवार्ड देने के लिए। यही कारण है कि इन्होंने डेडिकेटेड बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइल की कैटेगरी ऑस्कर्स में ऐड की गई और इस मूवी के मेकअप आर्टिस्ट जॉन चेम्बर्स को ये अवार्ड दिया गया और इस अवार्ड को खुद एक चिंपैंजी ने उन्हें हैंडओवर किया, जो कि बहुत ज्यादा क्यूट था। पहली मूवी की एंडिंग इतनी जबरदस्त थी कि आज तक याद रखी जाती है, जहां पर थ्रू आउट द मूवी सबको यही लगा था कि ये कहानी किसी और ही ग्रह की है, बट असल में ये फ्यूचर की ही धरती होती है, जहां पर टूटा हुआ स्टैचू ऑफ लिबर्टी इस बात का सबूत होता है और ह्यूमैनिटी के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है। वेल, ओरिजिनली इसकी एंडिंग थोड़ी ज्यादा अलग होने वाली थी, जहां पर बेसिकली इसी जगह पर चार्ल्टन हेस्टन के कैरेक्टर जॉर्ज टेलर को एक एप मार डालता, जिसके कारण लिंडा हैरिसन की कैरेक्टर नोआ, जिसके पेट में जॉर्ज का बच्चा होता है, वो अपनी जान बचाने के लिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ भागती और वहीं से एक ह्यूमन डायमेंशन की ओर टेलीपोर्ट हो जाती, जहां पर वो और उसका बच्चा सरवाइव कर जाते। 1968 से लेकर 1973 तक ओरिजिनल मूवी पर बेस्ड 5 मूवीज आईं, जहां पर इस पर बेस्ड लाइव एक्शन और एक एनिमेटेड टीवी शो भी आया। यही कारण है कि 2001 तक इसे फिर से रिबूट करने का प्लान किया गया, जिसके कारण टिम बर्टन डायरेक्टेड और मार्क वॉलबर्ग स्टारिंग प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी को रिलीज किया गया, जो बेसिकली कंप्लीट रिबूट था 1968 की मूवी का। और यही बेसिकली प्लैनेट ऑफ द एप्स की कहानी को आगे बढ़ाने वाला था, लेकिन ये मूवी लोगों को उतना ज्यादा पसंद नहीं आई, जिसके कारण इसकी सीक्वल पर काम नहीं किया गया, जिसकी प्लानिंग की जा चुकी थी। और बेसिकली उसी मूवी में एक्सप्लेन किया जाता कि कैप्टन लियो डेविडसन के प्लेनेट पर सारे के सारे ह्यूमंस एप्स क्यों बन गए। सबसे मजे की बात यह है कि डायरेक्टर टिम बर्टन को खुद इस बात का जवाब नहीं मालूम था और वो इसे समझाने का काम किसी और डायरेक्टर को सौंपने वाले थे। वेल, अच्छा हुआ कि 2011 में इस फ्रेंचाइजी को एक बार फिर से रिबूट किया गया। तो चलिए बात करते हैं रिबूट से जुड़े हुए सबसे इम्पोर्टेंट कास्टिंग की। तो इस मूवी के लिए पहले सीजर का मोशन कैप्चर एक नॉर्मल स्टंटमैन करने वाला था, लेकिन इस मूवी की वीएफएक्स कंपनी वेटा डिजिटल ने फिल्म मेकर्स को एंडी सर्कस को सजेस्ट किया, जो इससे पहले भी उनके साथ लॉर्ड ऑफ द रिंग और हॉबिट में गॉलम का मोशन कैप्चर और वॉइस दे चुके थे। इसके अलावा वो 2005 की किंग कॉन्ग मूवी में भी कॉन्ग का मोशन कैप्चर दे चुके थे, इसलिए उन्हें प्लैनेट ऑफ द एप्स के लिए भी कास्ट कर लिया गया। वहीं पर पहले जेम्स फ्रैंको के कैरेक्टर विल रॉडमैन का रोल शाया लबफ
और टोबी मैगवायर को भी ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को रिफ्यूज कर दिया। वहीं पर जब सेकंड मूवी में रूपर्ट प्याट को हटाकर मैट रिव्स को डायरेक्टर के लिए असाइन किया गया, तो जेम्स फ्रैंको ने भी इस मूवी सीरीज में आगे काम करने से मना कर दिया। फन फैक्ट तो ये है कि जेम्स फ्रैंको को ये बात मालूम भी नहीं थी कि सेकंड मूवी में उनका एक फुटेज एज अ कैमियो यूज किया गया है। एंडी सर्किस ने सीजर का रोल प्ले करने के लिए 2 फेमस रियल लाइफ चिंपैंजीज का इंस्पिरेशन लिया, जहां पर पहला था ओलिवर जो 1957 में पैदा हुआ था और 2012 में 55 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। ये चिंपैंजी बेसिकली फेमस था अपने अपराइट पोस्चर के लिए, जहां पर ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह अपने 2 पैरों पर चलता था। कई लोग तो ये भी मानते थे कि एक ह्यूमन चिंपैंजी हाइब्रिड ह्यूमैंजी है, लेकिन साइंटिस्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया कि एक नॉर्मल चिंपैंजी ही था जिसका ह्यूमंस पर गहरा इन्फ्लुएंस पड़ा था। वहीं पर दूसरी ओर था निम चिम्स्की, जो बेसिकली 1973 में पैदा हुआ था और सन 2000 में उसकी मौत हो गई थी और इसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एनिमल लॉजिक एक्वाजिशन की स्टडी के लिए सब्जेक्ट के रूप में रखा गया था। राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स दुनिया की सबसे पहली मूवी बनी जिसने बाहर मोशन कैप्चर शूटिंग की। इसके पहले मूवीज के लिए मोशन कैप्चर क्लोज एनवायरनमेंट या ग्रीन स्क्रीन स्टूडियोज में ही किया जाता था। बेसिकली इस चीज से फर्क यही पड़ा कि एंडी सर्किस अपने कैरेक्टर को और भी अच्छे ढंग से प्ले कर पाए और उन्हें किसी भी चीज को अज्यूम या इमेजिन करने की जरूरत नहीं पड़ी। मूवी में सीजर की आवाज को साउंड डिजाइनर चक माइकल ने क्रिएट किया है, जहां पर जब सीजर बोलता है तो वहां पर एक फुल्ली ग्रोन चिंपैंजी और एंडी सर्किस की वोकलाइजेशन को मिक्स करके सीजर की आवाज को बनाया गया है, जो मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल साबित हुई। रिबूटेड फ्रेंचाइजी भले ही 1968 की मूवी से कहीं आगे हो, पर इसने अपनी ओरिजिनल मूवी को हमेशा होमाज और रिस्पेक्ट देने की कोशिश की है, जिसके कारण कुछ ईस्टर एग्स हैं जिन्हें फैंस के लिए मूवी में इंटेंशनली डाले गए थे। फॉर एग्जाम्पल, जिन सीन्स में सीजर स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पजल और क्राउन बनाता है, वो बेसिकली 1968 की मूवी का क्लाइमेक्स के स्टैचू ऑफ लिबर्टी का हिंट था। वहीं पर टॉम फेल्टन का कैरेक्टर लैंडन जब सीजर से ये लाइन कहता है, तो ये लाइन बेसिकली सीधे 1968 की मूवी से लिया गया है, जहां पर इसे चार्ल्टन हेस्टन का कैरेक्टर जॉर्ज टेलर कहता है। वहीं पर फाइनली वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में अमेलिया मिलर ने नोवा का रोल प्ले किया है और ये बेसिकली 1968 की लिंडा हैरिसन की कैरेक्टर नोवा का रेफरेंस था, जहां पर वो भी बोल नहीं पाती है। वहीं पर हमें बीनीथ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में अल्फा ओमेगा बॉम्ब से इंट्रोड्यूस किया गया था और इसी का रेफरेंस हमें वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में मिलिट्री ग्रुप के रूप में दिखाया गया। वेल, अब ये तो कुछ ईस्टर एग्स थे जो मुझे मिले। आप और कितने ईस्टर एग्स के बारे में जानते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स और भी आगे फ्यूचर में सेट होने वाली थी, जहां पर बेसिकली सारे के सारे एप्स को बहुत ही फ्लुएंटली ह्यूमन लैंग्वेजेस में बोलते हुए दिखाया जाता, लेकिन यहाँ पर सीजर का बहुत ही छोटा रोल होने वाला था। वहीं पर मैट रिव्स सीजर के कैरेक्टर को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने स्टूडियो से इस मूवी के लिए नई स्क्रिप्ट लिखने की मांग की, इस शर्त पर कि वो रिलीज डेट पर ही मूवी को रिलीज करेंगे। वेल, ओरिजिनल स्क्रिप्ट के हिसाब से क्या पता मूवी कैसी होती। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चिंपैंजी कोबा जो इस सीरीज में बहुत ही खतरनाक दिखाया गया है और वो मेनली इस सीरीज के एक विलन की तरह है, ये मूवी के हिसाब से थोड़ा सा ओवर हो गया, क्योंकि कोबा बेसिकली बोनोबो प्रजाति का एप है जो इन रियलिटी बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते हैं और ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। वहीं पर सीजर की प्रजाति चिंपैंजी काफी एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन मूवी में उल्टा दिखाया गया है। इससे जुड़ा हुआ एक और फन फैक्ट ये है कि कोबा रशियन डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन का निकनेम था, जिसे उसने अलेक्जेंडर कास्बेगी की द पार्टिसाइड किताब की एक कैरेक्टर के नाम से इंस्पायर होकर अपनाया था। पियर बॉलोव की किताब और प्लैनेट ऑफ द एप्स की मूवीज में बहुत ज्यादा अंतर है। जहां पर पहली मूवी समवॉट अपने सोर्स मटेरियल की क्लोजर थी, वहीं पर रीबूट्स नॉवेल्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। बेसिकली बुक्स के हिसाब से एप्स बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होते हैं, जहां पर उनके पास कार्स, प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और सुपर साइज्ड एयरक्राफ्ट भी होते हैं और वो बेसिकली स्पेस में भी अपनी पहुंच बढ़ा चुके होते हैं। साथ ही साथ वो दूसरे प्लैनेट्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। वेल, आई होप अगर इस चीज को आगे फ्यूचर में दिखा दिया जाए तो मजा ही आ जाएगा। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी फ्रेंचाइजी के अचीवमेंट्स के बारे में। तो अगर सबसे पहले बात करें क्रिटिकली, तो 1968 से शुरू हुई ओरिजिनल सीरीज फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुई, जहां पर पहली मूवी ने
$5.8 मिलियन की बजट पर वर्ल्ड वाइड $32.5 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई की और 1973 तक कलेक्टिवली $14.6 मिलियन की बजट पर इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्टिवली $160 मिलियन की कमाई की। वहीं पर टिम बर्टन की 2001 की रीबूट को $100 मिलियन की बजट पर बनाया गया था, जिसने वर्ल्ड वाइड $362 मिलियन कमाए। लेकिन बावजूद इसके फाइनेंशियल सक्सेस के इसके मिले निगेटिव रिस्पॉन्स को देखकर टिम बर्टन की हिम्मत नहीं हुई इसका सीक्वल बनाने की और नई मूवीज में 2011 की मूवी ने $93 मिलियन की बजट पर $481.8 मिलियन की वर्ल्ड वाइड कमाई की। वहीं पर दूसरी मूवी ने $170 मिलियन की बजट पर $710 मिलियन कमाए और तीसरी मूवी ने $150 मिलियन की बजट पर $490 मिलियन कमाए। बट इसका यही सक्सेस अवार्ड में कन्वर्ट नहीं हो पाया, जहां पर इसकी सबसे पहली मूवी को बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइल के लिए ऑस्कर्स तो मिले थे, लेकिन इसे कॉस्ट्यूम डिजाइन, ओरिजिनल स्कोर और विजुअल इफेक्ट्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, जो इसे नहीं मिला। वहीं पर रीबूट की आई तीनों मूवीज को हर बार विजुअल इफेक्ट्स के लिए ऑस्कर्स में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन यहाँ भी इन्हें ये नहीं मिल पाया। अब चलिए आपके सबसे बड़े सवाल का जवाब देते हैं कि क्या इसकी कोई अगली मूवी भी आने वाली है या नहीं। वैसे तो 2017 की मूवी वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स के एक साल पहले इस बात को अनाउंस कर दिया गया था कि इसकी चौथी मूवी भी पक्का आएगी, जहां पर बेसिकली मैट रिव्स बैड एप की कहानी को आगे बढ़ाते। लेकिन जब फॉक्स और डिज्नी का मर्जर खत्म हुआ तो डिज्नी ने इस बात का फैसला लिया है कि वो इस फ्रेंचाइजी को एक बार फिर से रिबूट करेंगे, जहां पर वो एप्स के मॉडर्न सोसाइटी पर फोकस करेंगे। जहां पर इस मूवी सीरीज के प्रोडक्शन डिजाइनर डैनियल डॉरेंस के हिसाब से इस मूवी को वेस बेल डायरेक्ट करेंगे। लेकिन अभी भी ये बात कही नहीं जा सकती है कि ये नई मूवी 2011 की रिबूट से कनेक्ट करेगी या नहीं और आखिर कब तक डिज्नी इस मूवी को अनाउंस करेगा। बट कुछ भी हो, मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम प्लैनेट ऑफ द एप मूवी सीरीज फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपने पुरानी वाली प्लैनेट ऑफ द एप मूवी सीरीज को देखा है। अगर हाँ, तो आपको कौन सी पसंद आई, नई या पुरानी? मुझे दोनों पसंद है। ऑल्सो अगर आपको इस लिस्ट में बताए हुए फैक्ट्स के अलावा भी कोई और फैक्ट मालूम है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप में से 74% लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी ऑसम वीडियोस आने वाली हैं। तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए हमारी आने वाली ऑसम वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।